मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग क्लास 8 में हैं, इतिहास के पार्ट 6 में। ये हमारा है 1857 की क्रांति। इस पे मैंने चर्चा एक दिन किया है, एक दिन और थोड़ी सी बाकी रह गई थी। इस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। हमने अभी तक ये इस पे देखा था कि किस तरह से क्रांति की शुरुआत हुई, उसके कारण क्या थे। हमने सारे कारणों के विषय में बड़ा डिटेल से देखा कि जैसे उसके राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, है ना, और भी सारे कारण हमने काफी अच्छे से देखा पढ़ा। और उसके बाद हमने किस तरह से ये आंदोलन की शुरुआत हुई, क्रांति की शुरुआत हुई, और ये क्रांति किस तरह से भारत भर में, पूरी भारत में किस तरह फैला। भारत के सिर्फ उत्तरी भाग में नहीं, दक्षिणी भाग में भी कुछ हिस्सों में इस तरह के आंदोलन देखे गए, इस तरह की क्रांति की प्रभाव देखा गया। अब हम लोग, और अंग्रेजों ने अपनी अधिक बल के प्रयोग के द्वारा और अपने रणनीति के द्वारा इन लोगों ने उसको असफल भी कर दिया। यहां तक हमने देखा। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि असफलता का कारण क्या था। ठीक है, असफलता का कारण कि ये जो क्रांति थी ये असफल क्यों हो गई, इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका मुख्य कारण था कि जैसे जो भी अंग्रेजों के पास जो भी अस्त्र शस्त्र थे, उस मुकाबले में जो भारतीय लोग, जो भी भारतीय सैनिक, भारत के लोग सैनिक जो थे, अंग्रेजों के ही सैनिक थे, लेकिन भारतीय सैनिक जो थे, भारतवासी जो थे, और साथ ही साथ जो हमारे जमींदार या हमारे राजा लोग या उस समय के रियासत के जो भी राज्य करते थे वो लोग थे, उन लोगों के पास आ तो परंपरागत हथियार था, आधुनिक हथियार थे लेकिन बहुत कम थे। अंग्रेज के पास ज्यादा आधुनिक हथियार थे, और जो भी सैनिक लोग हथियार लिए थे अपने साथ, वो कहीं ना कहीं लूटा हुआ हथियार था, जो अंग्रेजों के छावनी से, जो उस जहां पे वो उनका छावनी था, वो रहते जहां थे उस जगह में लूटा हुआ था उनसे, उस छावनी से। तो कहीं ना कहीं एक उनके पास और कहीं से पाने का, जैसे हथियार और कहीं से, मान लीजिए उसके पास जो गोली होंगी, वो गोलियां और कहीं से पाने का कोई स्रोत नहीं था। भारतीय रियासतों के पास वैसे गोलियों की कोई भंडार नहीं थी। अंग्रेज वो उसको अपने देश से, यूरोप से लाते थे, वो उनका कंट्रोल था उस पे। तो सबसे बड़ी कारण थी कि हथियारों का जो कमी हो गया, धन और संसाधनों का कमी हो गया। वो लड़े बहुत जोश से, लेकिन हुआ यूं कि उनके पास लड़ने के लिए, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास उस तरह के संसाधन नहीं रह पाए। संसाधन धीरे धीरे कम होता चला गया। तो ये बहुत बड़ी, कोई भी युद्ध लड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे पास कितने अस्त्र शस्त्र, हथियार और संसाधन है। उस पर डिपेंड करता है कि हम लड़ाई को कितनी देर तक और कितने दिनों तक लड़ सकते हैं। कुछ दिन और लड़ाई अगर होती तो शायद अंग्रेज को यहां से छोड़ के भागना पड़ सकता था, लेकिन ये अस्त्र शस्त्र की बहुत बड़ी कमी थी। दूसरा जो कारण था कि ये नेतृत्व, जैसा नेतृत्व अपने अपने में बटा हुआ था। मुगल बादशाह जो थे वो दिल्ली के क्षेत्र में अपना नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल थी, वो लखनऊ के क्षेत्र में अपना नेतृत्व कर रही थी। नाना साहब थे, वो कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। झांसी की रानी और तात्या टोपे जो थे, वो झांसी में अपना नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह जो थे, वो बिहार में नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन इनमें नहीं था। आपस में एक संचार की कोई माध्यम इनमें नहीं था कि हम लोग किस तरह से करें। एक जुड़ाव नहीं थी उसमें, इतनी आधुनिक तंत्र नहीं था कि आपस में लोग बातचीत कर पाते कि कैसे हम लोग आगे इस पर बढ़ेंगे। तो ये दूसरा कारण था कि लोगों का नेतृत्व जो था बिखरा हुआ था, बटा हुआ था। भारत के जो मूल लोग थे, जो ऐसे सामान्य जो जन लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं क्रांति में अवेलेबल थे, लेकिन वो कहाँ थे। उनको लगता था कि हमें जो लूट रहा है,
हमें जो परेशान कर रहा है हम उनको तबाह करें। तो कई बार जमींदारों के ऊपर भी ये लोग जो सामान्य जन किसान थे, शिल्पकार थे और सामान्य जो जन नागरिक थे, वे लोग भी कहीं कहीं अगर आक्रमण किए, क्रांति किए, तो अंग्रेज तो उनको गांव देहात में मिले नहीं ज्यादा, लेकिन जो सामने जमींदार थे जो भारतीय ही थे उन पे ही वो आक्रमण कर दिए। उनको लगा कि यही तो हमसे ज्यादा कर और जबरदस्ती का चीजें ले रहा है। तो इस तरह से मतलब आंदोलन का नेतृत्व कहीं ना कहीं सही से हो नहीं पाया। तीसरा कारण था कि उस समय भी शिक्षित वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को ऐसा लगा, जो शिक्षित वर्ग थे, ज्ञानी लोग थे, जो चीजों को बारीकियां समझ सकते थे, उन लोग को उस समय लगा था कि ये नेतृत्व पे ज्यादा इंटरेस्टेड वो नहीं थे, वो इस क्रांति को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उन लोगों को लगा कि नहीं, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उस समय रुझान लोगों को ज्यादा हो गया था। लोगों को लगता कि अंग्रेजी पढ़ाई के बाद लोग अच्छे पढ़ाई, अंग्रेज लोग कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रहा है। कुछ लोगों का ऐसी मान्यता थी कि यहाँ के कुरीतियों को खत्म कर रहा है, यहाँ के जो सामाजिक रीति रिवाज में गलतियां थी वो खत्म कर रहा है। तो उनको लगता था कि अंग्रेज जो भी कर रहा है हो सकता है कि ठीक ही कर रहा है। इस वजह से वो लोग अंग्रेज का विरोध करने के मूड में नहीं थे। तो शिक्षित वर्ग जो थे 1857 में वो लोग एक्टिव नहीं हुए। ये उसके बाद एक्टिव हुए 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई। तब ये लोग मतलब एकजुट हुए और तब ये आंदोलन की नई शुरुआत हुई। ये 1857 का समय जो था, ये समय शिक्षित वर्ग लोग अपने आप को दूर ही रखा इससे। इस तरह से आक्रमण जो हुआ, इस तरह से चीजें जो हुआ, तो क्या हुआ कि जब हमारा सही से ना इस्तेमाल होगा चीजों का, तो हम हार ही जाएंगे, और हार गया। तो मुख्य रूप से ये कारण थे हमारा जो हार गई। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो ये विद्रोह हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ। विद्रोह के परिणाम, विद्रोह के परिणाम क्या हुए। तो परिणाम बहुत अच्छा फायदा कह लीजिए, नुकसान कह लीजिए, लेकिन बदलाव तो हुआ इस विद्रोह की वजह से। पहला जो विद्रोह से बदलाव हुआ वो ये हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब तक मैंने चर्चा करता रहा कि भारत में किसका शासन था उस समय तक, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उसका शासन था। वो भारत के ऊपर शासन कर रहा था, क्योंकि अंग्रेज सरकार उसको कुछ अधिकार दे रखी थी। लेकिन कंपनी का शासन को 1857 के बाद जो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, उसको मतलब उसका ये किया गया, बोला गया कि आज के बाद जो होगा ब्रिटिश सरकार, जो इंग्लैंड की ब्रिटिश क्राउन है, जिसको क्राउन बोलते थे, क्राउन का मतलब होता है वो राजमुकुट है ना, क्राउन, क्राउन शब्द का मतलब होता है राजा का मुकुट। तो ये राजा के मुकुट के अधीन भारत आ गया। पहले कंपनी के अधीन भारत था, अब भारत किसके अधीन आ गया, क्राउन के अधीन, यानी उस इंग्लैंड के महारानी के अधीन। और इस तरह से वहां के शासन अब इंग्लैंड की महारानी डायरेक्ट अपने हैंड ओवर में ले लिया और अपने हाथों में ले ली। अपने हाथों में वो लेने का कुछ सिस्टम बनाए। उस सिस्टम में क्या किया गया, एक इंग्लैंड में एक भारत मंत्री बनाया गया। ध्यान रखिएगा इस बात का कि इंग्लैंड में एक भारत मंत्री बनाया गया, जो भारत के देखरेख करेगा, भारत के क्या शासन व्यवस्था का देखरेख करेगा। इसके लिए एक भारत मंत्री बनाया गया। एक सचिव भी था। 15 सदस्यों का एक काउंसिल बनाया गया, जो भारत के सारे चीजों के बारे में एक निर्णय लेगी। जैसे विधायक का होता है, जो संसद होता है ना, उस तरह से वहां एक भारत के लिए स्पेशली 15 सदस्य का एक काउंसिल बनाया गया, जो भारत के लिए बैठेगा और उसका निर्णय चीजों के बारे में लेगा। तीसरा उसमें व्यवस्था बदला गया कि जो गवर्नर जनरल था, इस बात का ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो
गवर्नर जनरल था अब तक 1857 तक, उसका नाम, उस पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय। ठीक है, इसका पद बदल के नाम कर दिया गया वायसराय। अब गवर्नर जनरल कहे नहीं जाने लगे, वायसराय कहे जाने लगे। वायसराय यानी पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल भी था और पहला वायसराय भी था, उसको हटाया नहीं गया, उसी व्यक्ति का नाम बदल दिया गया, पद का नाम बदल दिया गया। तो इस तरह से एक अब नया पद, गवर्नर जनरल पद हटके अब क्या हो गया? वायसराय पद हो गया। ठीक है, ये था वहां पे ढांचों में परिवर्तन। इसके अलावा इन्होंने कुछ परिवर्तन और किए, जैसे पहले इंडियन सैनिक, उसके सैनिक में, अंग्रेज सरकार के सैनिक में भारत के अंदर भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। अब उसका अनुपात वो कुछ बढ़ाने का प्रयास किया और यूरोप के लोगों को वहां भारत लाके यहाँ पे सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया गया। इसमें और कुछ बदलाव किया गया, जैसे विशेष करके अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के लोगों को, जो पहले ज्यादा सैनिक के अंदर थे, उनको कम करके विशेष करके गोरखा, जो नेपाल के पास पड़ता है, नेपाली क्षेत्र है वो, गोरखा, सिख और पठान, इन क्षेत्रों के लोगों का भर्ती सैनिकों में ज्यादा किया जाने लगा। ठीक है, तो जहां के लोग इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, वहां के सैनिकों की भर्ती की जाने लगी, और जहां के लोग विद्रोह में शामिल थे, वहां के लोगों को सैनिक में भर्ती नहीं किए जाने लगे। साथ ही साथ और भी स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। जो पहले किया गया था ना, कि जो दत्तक पुत्र को, चाहे पोष पुत्र जो होता था, जिसके बच्चे नहीं थे जिस राजा के, उसके दत्तक पुत्र को जो अधिकार नहीं दिया जा रहा था, उस अधिकार को दिया जाने लगा। क्या नहीं, आपके दत्तक पुत्र, अब किसी भी व्यक्ति को आप अपना दत्तक पुत्र बना के और उसको राजा घोषित कर सकते हैं, लेकिन वो क्राउन के अंदर, ध्यान रखिएगा, वो क्या बोले, इस क्राउन के अंदर ही अपने आप को राज्य करेंगे। कहने का मतलब पूरी स्वतंत्र नहीं रहेंगे, उनको राजा माना जाएगा, लेकिन उसको रहना पड़ेगा रानी के अधिकार क्षेत्र के अंदर। तो इस तरह से पूरे भारत में सभी देशी रियासतों को इजाजत बने रहने दिया गया, लेकिन उसको मतलब महारानी के, इंग्लैंड के महारानी के छत्र छाया में कह लीजिए, जैसे कहिए, उसके अंडर रहना है, उससे ऊपर नहीं। कहने का मतलब यहाँ प्रभुसत्ता नहीं है, उस राज्य को, उस देशी रियासत को प्रभुसत्ता नहीं है, अपने आप को स्वतंत्र बोल नहीं सकता है, वो इस क्राउन के अंदर रह के राज्य करेगा। तो ये था बदलाव। इसके बाद एक और भय था कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा विरोधी माना गया उस समय। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने माना कि मुस्लिम सबसे ज्यादा विद्रोह में शामिल हुए थे, इसलिए मुस्लिमों पे इनका क्या कहते हैं, इनका विश्वास कम हो गया और मुस्लिमों को पद या सैनिक पद ये सब देने का कम कर दिया गया, उनको नौकरियां नहीं दी जाने लगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी तय किया कि अब भारत में जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक रीति रिवाज, वो मानने के लिए लोग स्वतंत्र रहेंगे, उन पे कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बहुत से रीति रिवाजों पे छेड़छाड़ की गई थी, जैसे हमारे यहाँ बहुत से कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा था, ये नरबली प्रथा था, विधवा विवाह नहीं होता था, और कई तरह की कुरीतियां थी। तो उन कुरीतियों का पे ये रोक टोक लगा रहे थे, कहीं न कहीं धार्मिक परिवर्तन के मूड बना रहे थे लोग। तो ये चीजों पे ये लोग तय किया कि नहीं, अब से ये भारतीय अपने रीति रिवाज से रह सकते हैं, क्योंकि उनको लगा कि अगर धार्मिक छेड़छाड़ अगर करेंगे, इन्होंने चर्बी वाली जो कांड हुई, उनको लगा कि अगर धार्मिक छेड़छाड़ करेंगे तो लोग यहाँ के भड़केंगे ही। धर्म सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है लोगों का, तो इसलिए ये चीज पे भी ध्यान रखा गया। साथ ही साथ जो भूमि का यथी था, अधिकार रखने वाले जिसको कहते थे जमींदार, उनको अस्थायी कर दिया गया कि नहीं, आपको अस्थायी तरह आपका अधिकार कभी छीना नहीं जाएगा। वो भी होता था कि जो कर नहीं देते थे ठीक से, कभी अकाल हो गया नहीं दे पाए तो उनका अधिकार छीन लिया जाता था। तो जमींदार का भी अधिकार जो दिए तो अस्थायी कर दिया गया। और उस समय के बाद एक बड़ी बात क्या हुई कि जो भारत में एक बात उभर के आई, वो था हिंदू मुस्लिम में एक एकता पनप के आया। एकता पनप की इसलिए आया कि जो ये विद्रोह किया था,
ये कहीं ना कहीं दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान था। एकदम से कंधे में कंधे मिला के लोग इस तरह के आक्रमण में, इस तरह से क्रांति में अपना भाग लिए थे। ये चीज तो हटा नहीं, वो समाज में रहा कि नहीं एक दूसरे का साथ हम देंगे तो ही हम देश को आजाद कर पाएंगे। चाहे इनसे इनकी जो अंग्रेजों की जो ये है हमारा जो हमें जो किया जा रहा है, इससे हमको मुक्ति मिल सकती है। तो ये चीज हमने देखा इसमें कि इस तरह के बदलाव आए और ये क्रांति एक तरह से पूर्ण रूप से इसको विफल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीजें बदला। कहीं ना कहीं अंग्रेज डरे और उनको लगा कि इनका कुछ सिस्टम में बदलाव नहीं करेंगे तो ये शायद भारत में हम लोग को ठीक से रहने नहीं देगा। तो इस तरह से बदला, लेकिन बदलने के बावजूद भी ऐसा मत सोचिएगा कि भारत में बहुत कुछ स्वतंत्र हो गया, लोग मजे से रहने लगे। नहीं, आर्थिक शोषण होता रहा, देश की तबाही होती रही, लोग गरीब होते गए और इंग्लैंड यहाँ के धन लूट लूट के ले जाता रहा। ये सारा प्रक्रिया चलता रहा, ऐसा नहीं कि इन प्रक्रियाओं में कोई कमी आ गई। तो इस तरह के होता रहा और इसी सुगबुगाहट की वजह से कुछ ही साल बाद 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ और आगे का जो कहानी था हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह था, इस पे झारखंड के क्षेत्र का क्या योगदान था। 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ, इसमें क्रांति एवं झारखंड तो 1857 की क्रांति में झारखंड का क्या भूमिका रहा, ये हम देखते हैं। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 1855 में सिद्धू कानून द्वारा पहले ही क्रांति कर दिया गया था। भारत झारखंड जो क्षेत्र था, बिहार झारखंड उसमें एक साथ मिला हुआ था, तो जो बिहार झारखंड का जो क्षेत्र था ये पहले ही क्रांति का ये अग्रदूत था। यहाँ के लोग क्रांति करने में और शोषण बर्दाश्त नहीं करने में या शोषण का विरोध करने में हमेशा से आगे रहे हैं। हाँ, झारखंड के लोगों का एक खूबी है कि यहाँ के लोग शोषण बर्दाश्त नहीं करते। तो ये लोग तो यहाँ से 57 से पहले ही यहाँ की क्रांतियां शुरू हो चुकी थी। इसको हम मान सकते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्र है हमारा इन क्रांतियों का अग्रदूत रहा है। यहाँ के लोग शोषण सहने वालों में से नहीं है। तो इस तरह की क्रांति तो हमने पहले ही देखा, लेकिन झारखंड के पूरे क्षेत्र में प्राय देखा गया, बिहार के साथ साथ झारखंड भी, कि यहाँ पे जो था कि क्रांति जम के हुआ है। यहाँ के जो कुछ लोग थे, जमींदार का जो शोषण हुआ था, जमींदारों के विरोध भी क्रांति कर दिया गया। जमींदार लोग भी शोषण करते थे लोकल लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, शिल्पकारों को, छोटे छोटे कुटीर उद्योग करने वालों को, तो उन सभी पे भी इस चीज का क्रांति दिखा गया। लेकिन जो सबसे पहले जो क्रांति शुरू हुई, देवघर, रामगढ़, चाईबासा, हजारीबाग, रांची, चतरा, इन क्षेत्रों में 1857 की क्रांति का धूम था। लेकिन जो स्टार्ट हुआ, जो झारखंड क्षेत्र में जो स्टार्ट हुआ क्रांति, ये था देवघर जिला भी पड़ता है, पहले ये हजारीबाग जिला में था। देवघर जिला के रोहिणी गांव में एक क्रांति की शुरुआत हुई थी झारखंड क्षेत्र में। वहां पे दो लोगों ने, उसका नाम था अमानत अली और सलामत अली, ठीक है, सलामत अली और शेख हरून, ठीक, इन्होंने मिलके क्या किया, एक अंग्रेज का जो अधिकारी था नॉर्मन लेस्ली, ठीक है, नॉर्मन लेस्ली का हत्या कर दिया इन लोगों ने, वहां गोली मार दिया इन लोगों ने। और इसकी क्रांति की शुरुआत उसी समय हो गया। ये क्रांति शुरुआत हुई और पूरे झारखंड क्षेत्र में फैला। झारखंड के क्षेत्र में सैनिक लोगों ने विद्रोह कर दिया। झारखंड में भी छावनी था, हजारीबाग के क्षेत्र में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और इस तरह से वहां पे मतलब 30 जुलाई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। रांची के डोरंडा छावनी था, वहां भी एक छावनी है, अभी भी है। उस क्षेत्र में भी 2 अगस्त 1857 को वहां के सैनिकों ने क्रांति कर दिया, वहां के भी आंदोलन शुरू हो गया।
और वहां पे नेतृत्व किया ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। ठीक है, इसी तरह विश्वनाथ सहदेव ये ने किया, गणपत राय इन्होंने भी किया, जय मंगल पांडे, नादिर अली, इन क्षेत्र लोगों ने मतलब किया। रांची के क्षेत्र में एक शेख भिखारी और उमराव सिंह, ये लोगों ने रांची के क्षेत्र में भी आंदोलन किया था, ये माना जाता है। और मांझी के क्षेत्र में यहाँ पे ये लोग ने किया था। और अंग्रेजों ने इसी तरह से और भी नाम है हमारे, जैसे आपका विश्वनाथ सहदेव तो बताएं आप, ये लोग जो पहले भी क्रांति कर चुके थे, नीलांबर पीतांबर लोग, दोनों भाई, ये भी क्रांति की। तो इस तरह से आंदोलन किया गया। और इन आंदोलनों में क्या हुआ कि झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र इस आंदोलन में एकदम से सहभागिता रहे। हम लोग कुछ यहाँ पे एक लिस्ट था, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये हमारा लिस्ट है, इसको सूची को एक नजर पे आप देखिए। ये सूची क्या है हमारा कि किन किन क्षेत्रों में आप क्रांति किन किन व्यक्तियों द्वारा किया गया। तो हम पहले देखते हैं कि दिल्ली में हमने चर्चा जो किया है, थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं। दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर और उसके सेनापति थे बख्त खां। ठीक है, दिल्ली का सूची को भी याद ध्यान रखिएगा। कानपुर में था कौन? नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ में थे बेगम हजरत महल। फैजाबाद, जिसको अयोध्या बोलते हैं अभी हम लोग, फैजाबाद में थे मौलवी अब्दुल अल्लाह। और झांसी में तो झांसी की रानी सब जानते हैं। इलाहाबाद में था लियाकत अली। इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया उनका नाम था लियाकत अली। जगदीशपुर यानी बिहार में जो नेतृत्व किया उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। उसी तरह से बरेली में जो नेतृत्व किया उसका नाम है खान बहादुर खान। और फतेहपुर जो है ये आगरा के पास है, यहां पे किया अजीमुद्दौला। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें, इस लिस्ट को भी ध्यान से देखिएगा तो आप इस लिस्ट से आप पता चलेगा कि इस सूची से कि इस तरह से लोगों ने यहाँ योगदान किया, अपने नेतृत्व दिया और इस आंदोलन पे सहभागी। तो ये हमारा क्रांति का पाठ था और हमने अच्छे से देखा आप लोगों ने।